हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुब्रेन। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसमें पढ़ चुके होंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने लिबरल क्या होता है, कंजर्वेटिव कौन लोग थे और रेडिकल्स कौन लोग थे, तीनों लोगों के बारे में पढ़ा था। हेडिंग था द एज ऑफ सोशल चेंज, मतलब किस तरह से समाज परिवर्तन कर रहा था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हो रहा था, सोसाइटी चेंज कर रहा था। सोसाइटी में जो लोग थे बदलाव चाह रहे थे, पॉलिटिकल चेंज आ रहा था, सोशल चेंज आ रहा था। तो हम लोगों ने किस तरह से वहाँ पे बदलाव आ रहा था इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। क्लियर, मतलब अब यूरोप में किस तरह से सोशलिज्म जो है वो आता है। अब सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, तो देखिए सोशलिज्म का मतलब अगर हम लोग बात करें तो समाजवाद क्या होता है, समाजवाद। ठीक है, जिसमें भी ISM अगर आप लिखा हुआ देखेंगे, क्लियर, ISM मतलब क्या होता है, जैसे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो उसी तरह से जो ISM यहाँ पे है, ठीक है, इसका वाद मतलब एक तरह का आइडियोलॉजी होता है। तो समाजवाद क्या है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। समाजवाद जो है इसके ऊपर क्या होता है कि इसमें इक्वलिटी का बात किया जाता है, समानता का बात किया जाता है। क्लियर, मतलब सोशलिज्म एक ऐसा विचारधारा है जहां पे लोग चाहते हैं कि समाज में इक्वलिटी हो। और क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हैं, है ना, और पिछले भी वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि किस तरह से समाज में बदलाव आ रहा था। पहले क्या था, यूरोपियन कंट्री में एरिस्टोक्रेसी था, है ना, पावर जो है, प्रिविलेज जो है ज़्यादातर फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोगों के पास था, मोनार्की था वहाँ पे। तो एक तरह से बहुत सारे लोगों के पास अधिकार नहीं थे, मतलब सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं था। क्लियर, तो हम लोग इस चैप्टर में, हम लोग इस पार्ट में ही पढ़ेंगे हेडिंग में कि जो सोशलिज्म है वो किस तरह से यूरोप में आता है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। क्लियर, समाजवाद। ठीक है, Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. हम बात कर रहे थे कि समाज में किस तरह से बदलाव हो रहा था। द एज ऑफ सोशल चेंज, जिसमें कंजर्वेटिव लोग थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे। तीनों लोगों का अपना अपना एक परसेप्शन था, अपने अपने अनुसार तीनों लोग समाज में बदलाव चाहते थे। क्लियर, क्या क्या चाहते थे, वो किस तरह का समाज चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पे बता रहा है कि अगर सोसाइटी में जो एक लोगों का विजन था, ठीक ना, कि सोसाइटी किस तरह का होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, सोशलिज्म के आधार पे। किसके आधार पे, सोशलिज्म के आधार पे, समाजवाद। क्लियर, तो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स, मतलब जो सबसे ज्यादा जो एक तरह से फार रीचिंग जो विजन्स था, मतलब दूर था, लोग एक विजन लोगों के अंदर था कि भाई इस तरह का सोसाइटी होना चाहिए जहां समाज में समानता होना चाहिए। हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड, मतलब सोसाइटी किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, सोसाइटी का किस तरह से उसमें मतलब एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, सोशलिज्म था। क्लियर, by the mid 19th century in Europe, socialism was well-known body of ideas that attracted widespread attention. और क्या बता रहा है कि by the mid of 19th century, क्लियर, मतलब अगर हम बात कर सकते हैं 1850 के बाद, ठीक है, 1850 तक यूरोप में जो सोशलिज्म जो था वो एक तरह से वेल नोन आइडिया था, मतलब सभी लोग इससे वाकिफ हो चुके थे, सभी लोग जानते थे कि आखिर सोशलिज्म होता क्या है, सोशलिज्म में किस तरह का समाज होना चाहिए, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। क्लियर, सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। अब सोशलिस्ट कौन थे, तो जो सोशलिज्म को जो फॉलो करेंगे। सोशलिज्म क्या, समाजवाद। समाजवाद में मैंने क्या बताया कि जहाँ पे सोसाइटी में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वलिटी की बात करता है, समानता की जो बात करता है। क्लियर, और जो सोशलिज्म को जो फॉलो करते हैं क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट, समाजवादी। अब समाजवादी कौन लोग थे, अब एग्जाम में आएगा कि हु वेयर द सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या हो रहा है कि जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। क्लियर, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और उन्होंने ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इसके खिलाफ में थे और इसको उन्होंने एक सोशल इल्स के रूप में देखा। सोशल इल्स मतलब कि जो समाज में मतलब एक तरह से कुरीति के रूप में, समाज में बुराई जो है, तो क्लियर, और समाज में जो भी मतलब सोशल इल्स है उसका कारण क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा मानना था किसको, सोशलिस्ट लोगों का मानना था। समझ में आ रहे,
तो पहला आप समझ गए पॉइंट, सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स, और समाज में जितने भी जो उस समय जो बुराइयां थी, है ना, जितने भी जो सोशल इल्स जो कुरीति थी, उस सब का रूट किसको माना गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को माना। क्लियर? और ऐसा किसका मानना था, सोशलिस्ट लोगों का। तो लाइन समझ में आ गया, सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और उस समय का जितना भी जो सोशल इल्स था, समाज में जो बुराइयां था, उसका सबसे बड़ा मतलब कारण, जो रूट कॉज क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्लियर? सॉरी, अब देखिए समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि एक तरह से ऐसे समझिए, देखिए जैसे क्या होता है कि जैसे ही जब धन संपत्ति बढ़ता है तो लोग क्या चाहते हैं कि हमारे हाथों में वेल्थ का कंसंट्रेशन हो, सभी लोग संपत्ति बनाना चाहते हैं। अब जिसके कारण, इसको रूट क्यों माना गया आप समझिए, जिसके कारण लोगों के अंदर क्या आ जाता है, लालच आ जाता है, क्योंकि हमारा जरूरत क्या है, अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है जो पृथ्वी पे वो क्या है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करना है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि अब लोगों का जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं हो पाता है। आपके पास अगर कितना भी, अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए, आप सोचिए कि नहीं 2 करोड़ आ जाता तो मजा आ जाता। अगर आपके पास 10 करोड़ भी अगर आ जाए तो आप सोचें कि नहीं 20 करोड़ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, समझ में आ रहा है। तो जो ह्यूमन है उसका टेंडेंसी है कि कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, और नीड्स हमेशा क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता है इन फ्यू हैंड्स, समझ में आ रहा है। तो और इसी को सोशलिस्ट लोगों ने क्या माना, रूट, ठीक है, ऑफ ऑल द सोशल इल्स एट दैट टाइम। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बता रहा, व्हाई, अब क्यों ऐसा माना गया है ना, क्यों सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, और क्यों उसको मानते थे कि इस पूरे मतलब सोसाइटी में जो सोशल इल्स है उसका रूट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, तो देखिए व्हाई, बिकॉज देखिए इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टीड वेयर कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल गेन एंड नॉट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। अब इसको देखिए आप एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है। क्लियर? अब यूरोप में हो क्या रहा था कि इंडस्ट्री लग रहा था, है ना, हम लोग अभी 10th क्लास में जब आप जाएंगे तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पढ़िएगा, क्लियर, या 8th क्लास में भी आपने मतलब हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह से भारत में मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। सिंपल कहने का मतलब कि इंग्लैंड में जो भी यूरोपियन जो कंट्री, वहाँ पे इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ। अब इंडस्ट्री जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा होता था, ठीक है, इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई जॉन, ठीक है, जॉन नाम का कोई व्यक्ति है, इस ये इंडस्ट्री का मालिक है। क्लियर? अब इस इंडस्ट्री में जितने जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेहनत कौन कर रहा है, वर्कर्स कर रहे हैं, लेकिन जो अर्निंग हो रहा है, जो भी इससे जो प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर, वो सारा कौन ले जा रहा है, जॉन ले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जॉन मतलब यूरोप का, अमेरिका का है कि नहीं, एक व्यक्ति का नाम इस तरह का, इंडिया में तो नाम होता नहीं इस तरह का, यूरोपियन कंट्री में ही नाम होता है, समझ में आ रहा है। तो जो भी इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट जो हो रहा है वो कौन ले जा रहा है, ये व्यक्ति ले जा रहा है, जबकि इसमें इसको प्रोडक्टिव इंडस्ट्री को कौन बना रहे हैं, वर्कर्स बना रहा है। कौन बना रहा है, वर्कर्स बना रहा है। वर्कर्स जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्लियर, 10 से 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है कौन ले जा रहा है, एक व्यक्ति ले जा रहा है, जो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा इंडस्ट्री को क्या किया जा रहा है, ओन किया जा रहा है। क्लियर? अब देखिए अब हो क्या रहा है, और वर्कर्स को क्या मिल रहा है, तो वर्कर्स को बस वेज के रूप में थोड़ा बहुत, क्लियर, मिल रहा है। बात आ रहा है समझ में? अब ये जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, ये समाज के भलाई के लिए मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, ये केवल किसके लिए काम कर रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, मान लीजिए इंडस्ट्री का ओनर है, और ये लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो अच्छा है कि चलिए लोगों को रोजगार मिला हुआ है इससे, लेकिन ये लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है कि जॉन के पास पूरा वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है। किसका कंसंट्रेशन हो रहा है, वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है। मतलब सारा वेल्थ किसके पास जा रहा है, ये व्यक्ति के पास जा रहा है, और जो दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं इनके पास कुछ नहीं जा रहा है।
समझ में आ रहा है बात। और प्रॉफिट ज़्यादा से अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये व्यक्ति क्या करेगा, वर्कर्स लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेगा। समझ में आ रहा है, तो ग्रीड दिन पर दिन बढ़ता जाएगा कि हमें और प्रॉफिट हो और प्रॉफिट हो। बात आ रहा है समझ में, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। इसीलिए जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, समझ में आया। और उसको सोशल इल मानते थे कि समाज में जितना भी जो सोशल इल, इसका रूट क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब क्यों, तो आप देखिए इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है उसको कौन ओन करते हैं, कोई एक इंडिविजुअल डेट गेव एम्प्लॉयमेंट, जो लोगों को रोजगार दे रहा है। बट द प्रॉपर्टी वी आर कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल गेन, लेकिन जो प्रॉपर्टी जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है, मान लीजिए जो इंडस्ट्री लगा उसका मेन उद्देश्य क्या है, पर्सनल गेन। समझ में आ रहा है, पर्सनल गेन मेन आपका मोटिव है। एंड नॉट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, जबकि जो इंडस्ट्री है इसको प्रॉफिटेबल कौन बनाया, जो वर्कर्स हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी गुड्स का, तो इनमें वर्कर्स का हाथ है, ठीक है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। समझ गए ना, नॉट विथ द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी, लेकिन उनके वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है जिन्होंने प्रॉपर्टी को क्या बनाया, प्रोडक्टिव बनाया। क्लियर। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल, लेकिन क्या बता रहा है कि अगर if society as a whole rather than a single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest। लेकिन क्या बता रहा है कि अगर यही जो इंडस्ट्री है या जो भी प्रॉपर्टी है अगर वो इंडिविजुअल के पास ना हो, वो पूरे सोसाइटी के द्वारा अगर कंट्रोल किया जाए। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे जॉन एक व्यक्ति है वो कंट्रोल कर रहा है, और अब ऐसा हो कि मतलब पूरे सोसाइटी के द्वारा अगर कंट्रोल किया जाए तब क्या होगा, तब जो भी उसका जो प्रॉफिट होगा, समझ गया ना, वो मोर अटेंशन वुड बी पेड टू द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जाएगा, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब जो वर्कर्स हैं, जो मास ऑफ जो पीपल है सोसाइटी में, उसके ऊपर उनका क्या इंटरेस्ट, उनकी क्या ज़रूरत है ना, उसको पूरा करने पे ध्यान दिया जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो यही आपका, इसीलिए सोशलिस्ट लोग इसके अगेंस्ट में थे। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि पहले कौन व्यक्ति, कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति ओन कर रहा है और जिसका मोटिव केवल क्या है, पर्सनल गेन है ना, अपना प्रोडक्ट, जबकि प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव कौन बना रहा है, वर्कर्स लोग बना रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो यही बता रहे कि अगर इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, क्या बता रहा है कि अगर सोसाइटी एज अ होल, मतलब सभी लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, सभी लोगों का प्रॉपर्टी के ऊपर अगर अधिकार हो, समझ में आ रहा है, तब क्या होगा, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू अ कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तब ज्यादा से ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जाएगा, पूरे समाज का जो जरूरत है, इंटरेस्ट क्या है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। क्लियर। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, और इसी के लिए यही बदलाव सोशलिस्ट लोग चाहते थे। समझ गए ना, सोशलिस्ट वांट दिस चेंज, यही बदलाव सोशलिस्ट लोग चाहते थे। क्या चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है, ध्यान देना है, जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, कोई एक व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल ना हो, ये पूरे सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आप प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री से ही नहीं समझना है। मान लीजिए जैसे रूरल एरियाज में अगर लैंड जो है, जमीन है आपका, क्लियर। अब जमीन पहले क्या था, फ्यूडल सिस्टम यूरोपियन कंट्री में, हमारे यहाँ भी जमींदारी सिस्टम था जिसमें एक जमींदार होता था और वो मतलब 1000 बीघा, जो भी मतलब समझिए कि 4-5 गांव 10 गांव को मिला के पूरे जमीन का मालिक बना दिया जाता था। समझ रहे। तो कहने का मतलब था कि नहीं, जमीन तो क्या है, नेचुरल चीज़ है, नेचर क्या है, अब उस पर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उस पर पूरे सोसाइटी का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। अगर इंडिविजुअल का कंट्रोल होगा तब फोकस कहाँ होगा, पर्सनल गेन पे, केवल अपना भलाई कैसे हो, अपना मुनाफा कैसे हो, अपना डेवलपमेंट कैसे हो। और यही अगर एज अ सोसाइटी, पूरे अगर सोसाइटी के लोग, अगर सोसाइटी का अगर कंट्रोल रहे प्रॉपर्टी पे, चाहे वो इंडस्ट्री हो या लैंड हो, जमीन हो, ठीक है, तब फोकस पर्सनल गेन नहीं होगा, तब फोकस क्या होगा, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट होगा। मतलब तब समाज के लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा, एक व्यक्ति का जरूरत नहीं देखा जाएगा, पूरे समाज का क्या जरूरत है उस पर फोकस किया जाएगा। क्लियर। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, और यही बदलाव सोशलिस्ट लोग चाहते थे। क्लियर, कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का कंट्रोल ना हो, एज अ सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, उसका कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।
हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है लेकिन कि हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। मतलब आखिर प्रॉपर्टी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा सोसाइटी के द्वारा। क्लियर। और क्या बता रहा आगे कि सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होगा, आधार कैसे होगा। समझ में आ रहा है कि आखिर पूरे सोसाइटी के लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे मान लीजिए जमीन है, पूरे गांव का अगर पूरे जमीन के ऊपर कंट्रोल हो जाए, मतलब किसी एक व्यक्ति का न रहे कि व्यक्तिगत ये जमीन किसी एक व्यक्ति का, पूरा जो जमीन है गांव के आसपास उस पर सारे लोगों का कंट्रोल हो, तो आखिर उस पर खेती कैसे होगा, कोई तो एक मॉडल होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। अब यहाँ पे अलग अलग सोशलिस्ट जो थे उनका डिफरेंट विजन्स था फ्यूचर को लेके, कि किस तरह से पूरे सोसाइटी का कंट्रोल होगा इंडस्ट्री पे, कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, कैसे लोग काम करेंगे, है कि नहीं। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसीलिए कुछ लोग जो थे वो कोऑपरेटिव्स पे विश्वास रखते थे। कोऑपरेटिव्स मतलब क्या होता है, सहकारिता, जहाँ पे साथ मिल के लोग काम करते हैं। समझ में आ रहा है। क्लियर। अब देखिए रॉबर्ट ओवेन 1771 टू 1858, ऑब्जेक्टिव के लिए अब ये याद रखना है आपको कि कुछ सोशलिस्ट का नाम दिया रहेगा और उसमें से मतलब इस तरह से कुछ नाम रहेगा, तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन से सोशलिस्ट थे जो कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, या इनका जन्म क्या है, टाइम पीरियड। तो 1771 टू 1858, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर साउट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी, ठीक है, इन इंडियाना यूएसए। अब अमेरिका में एक जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ओवेन। क्या नाम था, रॉबर्ट ओवेन, जो 1771 से लेकर 1858 तक, ठीक है, इनका बर्थ और डेथ। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन जो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, अब ये भी पूछ दिया जाएगा कि वो कहाँ के थे। वो अमेरिका में कहाँ पे बनाना चाहते थे, इंडियाना जो अमेरिका में है आपका, एक सोसाइटी बनाना चाहते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम न्यू हार्मोनी, क्या रखे थे, न्यू हार्मोनी। समझ में आ रहा है। तो देखिए रॉबर्ट ओवेन 1771 टू 1858, लीडिंग अ इंग्लिश मैन्युफैक्चरर साउट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना यूएसए। जैसे मैंने अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा की है कि जो कुछ सोशलिस्ट लोग थे वो किस पे विश्वास करते थे, कोऑपरेटिव्स पे। कोऑपरेटिव्स मतलब मैंने क्या बताया, सहकारिता होता है जहाँ पे साथ मिलकर लोग काम करते हैं। जैसे भारत में जो डेयरी फार्मिंग है क्या है, कोऑपरेटिव का मॉडल है। जैसे किसान लोग क्या करते हैं, दूध बेचते हैं, गांव में एक डेयरी फार्म होता है ना, डेयरी जिसे बोला जाता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पे लोग जाकर दूध देते हैं, वहाँ से फिर पूरा एक सिस्टम बना होता है ना, एक गाड़ी जाता है जो पूरा दूध कलेक्ट जो होता है उसको डब्बा में भर के फिर वो गाड़ी लाके जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है दूध का, जो भी और भी चीज़ बनाया जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया लाइन कि जो रॉबर्ट ओवेन थे वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे जिसका नाम क्या, न्यू हार्मोनी। कहाँ बनाना चाहते थे, इंडियाना यूएस में। और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। क्लियर। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कॉपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव, दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कॉपरेटिव्स। अब कुछ सोशलिस्ट लोग थे, इनका विश्वास था कि कोऑपरेटिव जो है बड़े स्केल पे किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बनाया जा सकता है। समझ गए ना, क्योंकि कोऑपरेटिव है जहाँ पे साथ मिलकर पूरा सोसाइटी काम करेगा, तो किसी एक व्यक्ति, कोई एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव से, है ना, मतलब कोई एक व्यक्तिगत शुरुआत से कोऑपरेटिव नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कोऑपरेटिव, इसीलिए वो चाहते थे कि सरकार जो है वो कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, मतलब सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव बनाया जाए। क्लियर, ये चीज था। इन द फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लांक, ठीक है, 1813 टू 1882, अब फ्रांस के एक थे, क्या नाम था उनका, लुइस ब्लांक, ठीक है, वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज। इस तरह से फ्रांस में भी जो लुई ब्लांक थे, इनका भी कहना था कि भाई जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज है ना, जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इसको क्या किया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। किससे रिप्लेस किया जाए, कोऑपरेटिव से रिप्लेस किया जाए। बात आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कैपिटलिस्ट एक वर्ड है, कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी। क्या होता है, पूंजीवादी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडस्ट्री यूरोप में लग रहे थे ना, ठीक है, जितने भी जो इंडस्ट्री लग रहे थे, इसके ओनर कोई क्या था, इट वाज ओन्ड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्ति के द्वारा ओन किया जा रहा था।
तो उनका जो सोसाइटी था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, उसी को कैपिटलिस्ट बोला गया है। क्या बोला गया है? कैपिटलिस्ट बोला गया है। क्लियर? तो वही लुई ब्लांक का कहना था कि जितने भी जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज है जो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ओन किया जा रहा है, उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाए? कोऑपरेटिव से रिप्लेस किया जाए। These cooperatives were to be association of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by the members. अब इनका क्या कहना था कि कैसे काम करेगा? तो cooperatives में सभी लोग मिलकर काम करेंगे। क्लियर? These cooperatives were to be association of people. किसका एसोसिएशन होना चाहिए? लोगों का एसोसिएशन होना चाहिए। क्लियर? Who produce goods together, जो साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, और काम के अकॉर्डिंग लोगों को क्या दिया जाएगा? वेज दिया जाएगा, लोगों का जो शेयर है वो दिया जाएगा, है ना। एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स होगा, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स, जो मेंबर्स लोग होंगे उनके द्वारा जिस तरह का काम किया जाएगा, तो वर्क डन बाय द, अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स, जो लोग जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा जिस तरह का काम किया जाएगा, तो काम के अकॉर्डिंग लोगों को क्या, लोगों के बीच में प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब तो चल ही रहा था। अब इसी बीच में कार्ल मार्क्स का एंट्री होता है। किसका एंट्री होता है? कार्ल मार्क्स का। अब कार्ल मार्क्स यहाँ पे एक नया, एक और सोशलिस्ट में भी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और है ना, लेवल अब क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा, तो उसको कम्युनिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब देखिए कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या था। कार्ल मार्क्स 1818 टू 1883, अब ये डेट आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, क्या नाम था? इन्हीं के एक साइड था फ्रेडरिक एंजल्स। इनका आगे नाम उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मेन अब हीरो यहाँ से कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। 1820 टू 1895 एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते कि सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट कौन लोग थे? समझ गए कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, जो क्या चाहते थे कि सोशल इल्स का जो रूट है वो सारा क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसीलिए वो चाहते थे कि जितने जो सोशलिस्ट मतलब जो सोसाइटी में जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा कंट्रोल होना चाहिए? पूरे एज अ होल सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल के द्वारा, क्योंकि इंडिविजुअल का मोटिव क्या है? पर्सनल गेन है। और अगर सोसाइटी के अगर कंट्रोल में रहेगा तो मास ऑफ जो पीपल है, जो सोशल इंटरेस्ट के बारे में बात किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। अब मार्क्स का कहना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब जो ओनर लोग थे, मैं भी बात कर रहा था कि जितने भी जो इंडस्ट्री लग रहे थे, अब उसका कोई एक मालिक है, तो उन लोगों का जो ग्रुप था, जो इंडस्ट्री था, जिसके जो मतलब इंडस्ट्री के जो ओनर थे, उन लोगों का जो एक सोसाइटी अलग था, उसी को क्या बोला गया? कैपिटलिस्ट बोला गया। क्या बोला गया? कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, जिनके पास कैपिटल था, जिनके पास प्रॉपर्टी था। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इसमें जो सोशलिस्ट का जो मुद्दा चल रहा था और किस तरह से एक सोशलिस्ट सोसाइटी होगा, तो बहुत सारे लोग क्या चाह रहे थे कि कोऑपरेटिव्स के बारे में बात कर रहे थे कि कोऑपरेटिव्स होना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि कोऑपरेटिव्स भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और प्रॉफिट जो है अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर, इनके द्वारा प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। तो ये सब आर्गूमेंट चल रहा था। अब इसी बीच में कुछ और आर्गूमेंट्स लेकर आते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। अब कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है वो कैसा सोसाइटी है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। क्लियर? अब देखिए अब इसमें क्या होता है। अब कैपिटलिस्ट कौन लोग थे? द कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। अब जो भी इंडस्ट्री लग रहा था, जो फैक्ट्री लग रहा था, है ना, इसमें जो भी कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट था उसको कौन ओन कर रहे थे? कैपिटलिस्ट लोग। एंड द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। और जो प्रॉफिट है जो कैपिटलिस्ट लोगों का, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग तो बात कर ही रहे थे कि जो भी फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री है, अब ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा ओन किया जा रहा है, लेकिन इसमें काम कौन लोग कर रहे हैं? वर्कर्स लोग कर रहे हैं। क्लियर? प्रॉफिट जो हो रहा है किसी एक व्यक्ति का, जो ओनर है, तो किसके बदौलत हो रहा है? किसके वजह से? वर्कर्स लोगों के वजह से हो रहा है। अरे बात समझ में? और वर्कर्स लोगों को क्या मिल रहा है? बस थोड़ा सा वेज के रूप में बस मिल रहा है, और बाकी जो प्रॉफिट है वो सब कौन ले जा रहा है? जो ओनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्री के। तो वही बता रहा है कि कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्री में जो भी कैपिटल लगा है, मतलब एक तरह से जो ओनर है वो कौन है?
कैपिटलिस्ट लोग हैं, और कैपिटलिस्ट लोगों को जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्लियर? द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। अब कार्ल मार्क्स का इसमें कहना था कि कंडीशन ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स लोगों का जो कंडीशन है ये तब तक इम्प्रूव नहीं होगा जब तक जो प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट लोग हैं इनके पास प्रॉफिट क्या होते रहेगा? एक्यूमुलेट होते रहेगा। समझ गए ना? क्योंकि अभी हम लोग पहले देखे थे, सोशलिस्ट जो पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे ना कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो इंडस्ट्री के जो ओनर हैं, उनका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। समझ में आ रहा है? वो मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वर्कर्स का कंडीशन बेहतर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका एक ही मोटिव है कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। समझ गया? अब इसके कारण वो वर्कर से क्या ओवर टाइम काम करवाते थे और उसका कोई पेमेंट नहीं करते थे। वर्कर्स लोग जो गांव से शहर में गए थे बेकार कंडीशन में रहने को मजबूर थे। समझ गए ना? स्थिति ओवरऑल मतलब खराब ही था वर्कर्स का, जबकि मेहनत बेचारे कौन कर रहे थे? वर्कर्स ही कर रहे थे। इसी के कारण इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा था। अरे बात समझ में? तो वही कार्ल मार्क्स का कहना था कि द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट, कि जो कंडीशन है वर्कर्स का वो तब तक नहीं सुधरेगा, है ना, जब तक अगर प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट के अगर पास एक्यूमुलेट होते रहेगा, जमा होते रहेगा। मतलब प्रॉफिट जो है वो सब किसके पास जा रहा है? प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, प्राइवेट कैपिटलिस्ट लोगों के पास, जो पूंजीवादी हैं, जो ओनर हैं इंडस्ट्री के। तब तक वर्कर्स लोगों का कंडीशन इंप्रूव नहीं होगा। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसीलिए कार्ल मार्क्स का कहना था कि वर्कर्स लोगों को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, मतलब उखाड़ फेंकना पड़ेगा। किसको? कैपिटलिज्म को एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को। समझ गए? मतलब पूंजीवादी जो व्यवस्था है, समझ गए, जो पूंजीवाद जो है ना, कैपिटलिज्म को क्या करना पड़ेगा? उखाड़ फेंकना पड़ेगा। समझ गए ना? तभी जाके वर्कर्स का कंडीशन बेहतर होगा। अगर जब तक हम लोग कैपिटलिज्म को नहीं ओवरथ्रो करेंगे तब तक क्या होगा? वर्कर्स का कंडीशन इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है? मार्क्स बिलीव्ड दैट द फ्री टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, जो पूंजीवादी जो शोषण जो कर रहे हैं, जो ओनर हैं वो जो वर्कर्स का शोषण कर रहे हैं, अगर उनसे अगर क्या होना है, अगर फ्री अगर करवाना है, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। वर्कर्स लोगों को कैसा सोसाइटी बनाना पड़ेगा? एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि अगर वर्कर्स अगर चाहते हैं अपने आप को फ्री करवाना, किससे फ्री करवाना? फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, कि जो कैपिटलिस्ट लोग जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वर्कर से, अगर उससे चाहते हैं कि अपने आप को अगर हम स्वतंत्र करें, फ्री करें, तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें एक अपने लिए एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना होगा। ठीक है? वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल, जहां पे जितना जो प्रॉपर्टी है वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होगा? वर्कर्स के द्वारा कंट्रोल होगा। क्लियर? दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। और इसी को क्या बोला गया कि एक कैसा सोसाइटी होगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, जहां पे जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा? सोसाइटी के द्वारा, है ना, पूरे समाज के लोगों के द्वारा प्रॉपर्टी पे कंट्रोल होगा। तो कैसा सोसाइटी बनेगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी। समझ में आ रहा है? और ये कौन बोला? कार्ल मार्क्स बता कि अगर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को फ्री करना है तो वर्कर्स को एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है? तभी जाकर जो वर्कर्स उनका कंडीशन इंप्रूव होगा और एक ऐसा सोसाइटी होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। He was convinced that workers should triumph in their conflict with capitalists। और कार्ल मार्क्स को विश्वास था कि ये जो अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा किसमें किसमें? वर्कर्स और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो जीत किसका होगा? वर्कर्स लोगों का होगा। क्यों? क्योंकि इनका संख्या क्या है? ज्यादा है। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists। कि जो वर्कर्स हैं इनका ट्रियम्फ मतलब क्या होता है? इनका जीत होगा, कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर कैपिटलिस्ट के साथ, तब ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और इस तरह से कम्युनिस्ट सोसाइटी था वो एक तरह से नेचुरल सोसाइटी था फ्यूचर का। मतलब आने वाले समय में यही होना था कि
कि सोसाइटी में इक्वलिटी होगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। क्लियर। और अगर कार्ल मार्क्स का यही कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को फ्री करवाना कैपिटलिस्ट से, तो आपको एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब उग्र एक सोसाइटी, मतलब आपको छीनना पड़ेगा अधिकारों को। ऐसे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो आपको मतलब प्रॉफिट नहीं देने वाले हैं, उसके लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट करना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए अब इस तरह से यही आपका था यहाँ पे। क्लियर कि सोशलिस्ट क्या था और कम्युनिस्ट क्या था, अभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब इस तरह से धीरे धीरे सोशलिज्म का जो आइडिया था पूरे यूरोप में फैल रहा था, अब इसको धीरे धीरे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। क्लियर। देखिए बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 तक, है ना, सोशलिस्ट जो आइडिया था, जो समाजवादी लोगों का जो विचारधारा था, वो धीरे धीरे यूरोप में क्या हो रहा था, फैल रहा था। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। और इस तरह से एक दूसरे के साथ, मतलब अलग अलग यूरोपियन कंट्री में धीरे धीरे सोशलिज्म का आइडिया फैल रहा था, और सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, कोऑर्डिनेट करने के लिए, है ना, अपने प्रयासों को उन्होंने एक क्या फॉर्म किया, एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म किया, जिसका नाम क्या था, सेकेंड इंटरनेशनल। क्लियर। ये सोशलिस्ट लोगों ने फॉर्म किया था। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि ये जो सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी जो है, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल, किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो सोशलिस्ट के द्वारा। क्लियर। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। इस तरह से जो वर्कर्स थे इंग्लैंड में, जर्मनी में, इन्होंने एसोसिएशन, एक अपना संगठन बनाना शुरू किया, है ना, किसके लिए, टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, ताकि वर्कर लोगों का कंडीशन अच्छा हो, उनका लिविंग कंडीशन हो, वो क्या हो, इम्प्रूव हो, बेटर हो। समझ गए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन the times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote। धीरे धीरे वो लोग क्या करते थे, अपना एसोसिएशन बनाए, है ना, वर्कर्स लोग, और धीरे धीरे वो लोग फंड सेटअप करते थे, है ना, फंड जनरेट करते थे, ताकि जो वर्कर्स लोग जब परेशानी में हो, जब डिस्ट्रेस में हो, तो उनको मदद किया जा सके, है ना, उनका वर्किंग आवर कम हो, इसके लिए उन्होंने डिमांड करना शुरू किया। राइट टू वोट के लिए डिमांड किया। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और जर्मनी में इन लोगों का जो एसोसिएशन था वो किसके द्वारा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी, एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट। और इसके एसपीडी जो पार्टी था, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इनके साथ मिलकर काम कर रहा था और इनको पार्लियामेंट में सीट भी जिताने में मदद किया था। By 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में 1905 तक, है ना, जो सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने कौन सा पार्टी बनाया, लेबर पार्टी, एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। और फ्रांस में कौन सा पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। इस तरह से जितने भी जो वर्कर्स थे वो लोग मिलकर अपना एक पार्टी बना रहे थे। तो धीरे धीरे देख रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है, जो सोशलिज्म है वो पूरे यूरोप में फैल रहा है आपका। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe। हालांकि कितना भी ये लोग प्रयास तो कर रहे थे, क्लियर, लेकिन 1940 तक, वर्ल्ड वार शुरू होता है 1914 में, याद कीजिए, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो लेकिन 1940 तक सोशलिस्ट लोग जो थे ये कभी सफल नहीं हुए कि किसी भी यूरोप के किसी भी देश में वो गवर्नमेंट बना सके। समझ गए, मतलब यूरोप के किसी भी कंट्री में सरकार बनाने में उनको सफलता नहीं मिला। पार्टी तो लोग बना रहे थे, संगठन बना रहे थे, अपने आइडियाज को लोगों के बीच में शेयर कर रहे थे, लोग इनसे प्रभावित भी हो रहे थे, ठीक है, लेकिन सरकार बनाने में सफलता नहीं मिलता है। सरकार कब बनता है, तो वही रशियन रिवॉल्यूशन जब होगा, और वही इस चैप्टर में तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के बाद रशिया में पूरा यूएसएसआर बनेगा, और यहीं पे क्या होता है, सोशलिस्ट लोगों का सरकार बनता है। Represented by the strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by the conservatives, liberals and radicals। हालांकि क्या हो रहा था कि धीरे धीरे वो लोग मतलब इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते थे, पार्लियामेंट में जा रहे थे, है ना, धीरे धीरे बाय द रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, मतलब धीरे धीरे पार्लियामेंट में इनका संख्या बढ़ रहा था। क्लियर। द आइडियाज ऑफ द शेप लेजिस्लेशन,
देयर आइडिया डिड द शेप ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब जो कानून वगैरह बनता था उसमें इन लोगों का योगदान होता था, लेकिन कभी भी एक तरह से पूरी तरह से लोग गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे। अभी भी जो गवर्नमेंट था ये किसके द्वारा रन किया जाता था? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा। समझ गए ना? तो देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखिए हम लोग ये तीनों के बारे में पढ़ लिए थे, कंजर्वेटिव लोग कौन थे, लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स लोग कौन थे। अब जो सोशलिस्ट ये कौन लोग थे? ये तीनों को मिला के ही एक तरह से बोला जाए, है ना, मतलब सभी लोग तो सोसाइटी के ही हिस्सा हैं, समझ में आ रहा है। तो ये लोग जो सोशलिस्ट थे वो समाज में इक्वलिटी चाहते थे, उनका सिंपल फंडा था, वो कुछ नहीं चाहते थे, वो बस चाहते थे कि समाज में समानता हो। जो प्रॉपर्टी जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होना चाहिए? इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो पूरे सोसाइटी एज अ होल, पूरे समाज के लोगों के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। जो प्रॉफिट है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, वो समाज के भलाई में लगना चाहिए, पूरे समाज के बीच में प्रॉफिट हो वो बंटना चाहिए। तो ये सब आइडियोलॉजी था। क्लियर? अब देखिए अब यहीं से हम लोग अगला क्लास में क्या पढ़ेंगे? द रशियन रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? द रशियन रिवॉल्यूशन। क्योंकि हमने अभी देखा ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह पे क्या हो रहा था? पार्टी बनाया जा रहा था, लोग संगठन बना रहे थे, जो ट्रेड यूनियंस थे, वर्कर्स लोग, लेकिन पार्लियामेंट में भी इलेक्ट होके जा रहे थे, लेकिन कभी भी वो लोग सरकार नहीं बना पा रहे थे पूरी तरह से। पूरा तरह से सरकार कब बनेगा? तो यही रशियन रिवॉल्यूशन जब होगा 1917 में, इसी के बाद से सोशलिस्ट लोगों का गवर्नमेंट बनेगा। क्लियर? और किस तरह से यूएसएसआर का फॉर्म होता है ना। अब हम लोग अगले क्लास में द रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिस्ट क्या होता है, कार्ल मार्क्स के बारे में अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं। तो 2 क्लास आपका हो चुका है, तीसरा पार्ट अब आएगा, तो वहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे? द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है? अगर आपको कोई भी अगर क्वेरीज होगा, कोई भी अगर क्वेश्चन अगर पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।